मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर, एस ईश्वरन जी, जयति घोष जी, अंजलि तनेजा जी, शिरीन जी, और जिनके कारण दबाव और प्रभाव में मैं यहाँ पहुँची गई, अमरीश राय जी, और आप सब यहाँ आए हुए विविध संस्था संगठनों के साथीगण। आई होप एवरीवन would understand Hindi. For anyone who doesn't understand, kindly make arrangements for translation amongst yourself. दो चैनल से बोलने में समय ज़्यादा जाएगा और शिरीन जी हम बैठे हुए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए और जयति जी को सुनते हुए यही बात मन में आई कि क्या शिक्षा के मुद्दे पर इस देश में आज एक जन आंदोलन जारी है? क्या शिक्षा के मुद्दे पर इस देश में एक सशक्त जन आंदोलन की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि इतनी सारी लगन और कटिबद्धता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य में सक्रिय और कार्यरत रहे आप सब साथियों को इसके बारे में सोचना हर रोज़ हर दिन पड़ता होगा। और वो इसलिए कि शिक्षा जैसे एक बुनियादी मुद्दे पर, जो कि संवैधानिक अधिकार का मुद्दा भी है और सामाजिक विकास की अवधारणा में एक बुनियादी मुद्दा भी है, और व्यक्तिमत्व और विकास की जो भी संकल्पना आधुनिक और अत्याधुनिक परिप्रेक्ष्य में, भूमंडलीकरणवादी परिप्रेक्ष्य में भी रखी जा रही है, जिसके साथ न केवल समाजशास्त्रीय लेकिन अर्थशास्त्रीय और राजनीतिक अध्ययन और विश्लेषण जुड़े हुए हैं, उसके तहत भी शिक्षा एक बुनियादी आधार है अगर हथियार नहीं है तो। और इसलिए शिक्षा के मुद्दे पर देश में हो क्या रहा है, ये इस सवाल का जवाब तो हम अलग अलग प्रकार से दे ही रहे हैं, जो मुझे लगता है कि केवल एक कानून या सरकार की सोच और नीति के परिप्रेक्ष्य में नहीं होना चाहिए। आजकल हर मुद्दे पर सरकार और खास करके यूपीए सरकार इसमें माहिर दिखाई दे रही है। हर मुद्दे पर एक कानून तो ला रही है लेकिन संविधान को कुचल रही है, और हर कानून पर फिर हम सब लोग जो सिविल सोसाइटी के कहिए या नागरिक संगठनों के कहिए, जन आंदोलनों के कहिए, इनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सारा ध्यान देना पड़ रहा है कि उस कानून में हर वाक्य में और हर धारा में और हर शब्द में क्या है और क्या नहीं है। और हम लोग उसके पीछे लगते हुए सरकार तो कहीं ना कहीं निकल जा रही है। ये मुझे राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, या फिर लोकपाल जन लोकपाल हो, इन तमाम कानूनों पर आज जो एक जन उभार है उसका स्वागत करते हुए भी लग रहा है आपके सोचने के लिए ये बात छोड़ दें। और इसीलिए हमारी बात, जो कि न केवल कोठारी आयोग से 46 वर्षों पहले की वो एक सैद्धांतिक दृष्टि और विचार से भी, बल्कि हमारे पीढ़ियों की ज्ञान विज्ञान कुशलता, क्या कहते हैं, शिक्षा, इस पूरे के बारे की सोच और इन सभी संकल्पनाओं में जो अंतर विरोध या अंतर संबंध है उसको लेकर शुरू होनी चाहिए। और वहाँ से जब बात शुरू करते हैं तब शिक्षा की, मैं भी एक विद्यार्थी रही हूँ, मेरा मुख्य विषय वो रहा है, लेकिन ये दिखाई देता है कि शिक्षा में आज जो इतना कुछ हो रहा है उसमें एक सूजे हुए शरीर जैसी कार्य तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन एक आत्मा खोती जा रही है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? जैसी बात माध्यमों की है, जैसी बात कई सारे मुद्दों की है, और इसीलिए शिक्षा के पूरे उद्देश्यों को अगर हम लोग एक व्यक्ति से लेकर समाज तक के निर्माण की बात करते हैं तो मूल्यों से अलग नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उन मूल्यों की बात जो कि हमारे आपस में भी अगर एक समान ढांचा को लेकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं तो वो समता, न्याय, सादगी, स्वावलंबन की होनी चाहिए। और वो व्यक्ति से लेकर समाज, समाज से लेकर राष्ट्र और
एक जगत तक। तो इस प्रकार से देखें तो इन मूल्यों को बाजू में रखकर या नज़रअंदाज करते हुए शिक्षा के भले इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भले करिकुलर डेवलपमेंट हो, भले टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर बाकी सब शिक्षा संबंधित योजनाएं या प्रक्रियाएं हो, या भले और उसके लिए ज़रूरी वित्तीय संसाधनीय आधार की बात हो, वो सब खोखली दिखती है। और इसीलिए माफ़ करना पर उसको लेकर हम लोगों को बहस करनी चाहिए। फिर से एक बार इस देश में और दुनिया में इस बहस की ज़रूरत है कि शिक्षा क्या दे रही है। और उसको लेकर जो अभी कहा कि शिक्षा यानी एक प्रकार का व्यवसाय, इस दृष्टि को आगे बढ़ावा देने के लिए अंबानी और बिरला को शिक्षा नीति बनाने की वो शुरुआत, या उसके बाद विश्व बैंक के पैसे के आधार पर DPEP जैसे प्रोजेक्ट की शुरुआत, या हर क्षेत्र में स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, आजकल जो एक मिशन के नाम पर कुछ कमीशन ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इस प्रकार की एक आगे जाने की एक मर्यादित दिशा और दृष्टिकोण, जैसे कि योजनाओं के द्वारा ही पूरी प्रक्रिया का अमल करना है, ये बहुत खतरनाक बात मुझे लगती है। मुझे लगता है कम से कम हम सब लोग जो कि सोशल सेक्टर के माने जाते हैं, और प्रणब मुखर्जी जी ने इस बार बजट के लिए कंसल्टेशन के लिए बुलाया, तो यही कहा कि आप सब लोग सोशल सेक्टर के लिए, और अंत में कहा कि अब आपने तो कहा है पर मुझे तो ऐसे दसों को सुनना पड़ता है, जबकि वो कॉरपोरेट सेक्टर को सबसे पहले सुनते हैं और हमको सबसे आखिरी सुनते हैं, ये मैंने देखा। इसलिए बना बनाया बजट होता है और उसको फाइनल करने के वहाँ से निकल जा। तो ये जो हम लोग जो कम से कम सोशल सेक्टर के फिर भी माने जाते हैं, उनमें बहुत सारे विभाजन हैं, बहुत सारे अंतर्विरोध भी होंगे, बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं भी होगी जिनका सम्मान करना चाहिए, और अलग अलग संस्था की या संगठनात्मक प्रक्रियाएं और रणनीतियां भी होगी। लेकिन हम लोग अगर फिर भी एक बिरादरी के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि इस बिरादरी को इसका आग्रह रखना चाहिए कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, न केवल स्टैटिक यानी स्थायी, जो कि सरकार की योजना और कार्य और इससे ही जुड़ी हुई है, न स्टैटिस्ट यानी सरकार से ही सब कुछ अपेक्षा करने की और सरकार सब कुछ दे सकती है ये मानने की, और इसीलिए समाज के विविध तबकों का इसमें योगदान, ये हमारी बुनियादी रेखा होनी चाहिए। हम जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तक आते हैं तब बहुत सारे समय वो पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म्स और उसके रिपोर्ट्स, और उसमें फिर वो एक मीटिंग के लिए 200 रुपया और हर मीटिंग का रिपोर्ट चाहिए, मीटिंग हो न हो, इस प्रकार के मामले में उलझे जाते हैं, उलझाए जाते हैं। और इसके बदले में सही में समाज के इतने विभिन्न तबके जो शिक्षा की प्रक्रिया शुरू रखे हुए हैं, जो कि पूरे अपने बच्चों को अप्रेंटिसशिप ही नहीं घर के उद्योगों में, लेकिन कई प्रकार के व्यक्तिमत्व विकास, सामाजिक विकास के लिए तैयार करते जाते हैं, वो चाहे परिवार हो, चाहे वो समाज इर्द गिर्द का हो, और उनमें शिक्षक की भूमिका भी बहुत अलग अलग लोग निभाते हैं। इसको अधोरेखित करना चाहिए, और इसका एक अहंकार नहीं, अहम भाव नहीं, पर नम्रता के साथ आग्रह और कुछ हद तक सत्याग्रह भी होना चाहिए। और वो अगर हम रखते हैं तो सरकार के इस कानून की परीक्षा और परीक्षण विश्लेषण करते हुए भी उसमें वो बात पूर्ण रूप से खोई हुई है, ऐसा कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं आती। और जबकि शिक्षा जैसा एक क्षेत्र और शिक्षा जैसी एक प्रक्रिया जिसमें जैसे कि युवाओं का ही लीजिए, इतने सारे देश के युवा और बेरोजगार युवा भी, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह नहीं पर एक वॉलंटरी फोर्स, एक एजुकेटर्स फोर्स, एक पेडागोजी की थोड़ी कम अधिक समझ हो, ट्रेनिंग हो, या करते करते सीखते जाए, पढ़ते जाए, पर उनका उसमें सहभाग, उनको उसमें खींच के लाना, ये जो दृष्टि और एक नज़रिया होना चाहिए, उसकी पूरी रूप से कमी जो भी शासकीय लेवल लेकर आता है, चाहे कानून हो चाहे योजना हो, उसमें दिखाई देती है। जो भर देना हमारा कर्तव्य है, न केवल कानून में एक क्लॉज जोड़कर, लेकिन अपने कार्यों में इसको समाते हुए।
ये कहते हुए आगे बढ़ूं तो मुझे लगता है कि आज फिर भी शिक्षा के नाम पर जो बहुत कुछ चल रहा है उसकी जो अगर हम लोग एनालिसिस करें तो 2-3 मुख्य बातें दिखाई देती है, जिसका जिक्र हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देती, कि वो 6% बजट नहीं अभी तक हुआ है और 3.7% ही हुआ है। ये एक बात बहुत कई लोगों को खटकती है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है, पर उसका हम लोगों को एक रिलेटिविटी, एक सापेक्ष रूप से उसकी सोच जरूरी है कि कौन से अन्य क्षेत्रों पर कितना पैसा लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बांधों से लेकर शिक्षा तक सब कुछ डाला गया है, क्योंकि वो बहुत बढ़ावा देने की बात है, चाहे कमलनाथ हो चाहे और कोई हो, उनको वो एक अपना दायरा लगता है। लेकिन ये जो शिक्षा के जो संसाधनों की बात है उसमें उनकी तुलना में इतना कम होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इससे सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है और उनके दृष्टि से इसको कोई महत्व नहीं दिखा। लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो पीपीपी के बाद तेश्वरन जी ने बहुत, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अगर इतनी कड़ी स्पष्ट भूमिका लेती है तो और कुछ चाहिए ही नहीं। उनका आंदोलन जो होने वाला है वो इसमें बदलाव ज़रूर ला के रहेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। पर हर क्षेत्र में ये जो ग्लोबलाइजेशन के तहत जो पीपीपी चल रहा है वो इतना खतरनाक है कि वो सरकार को ख़त्म करने की बात है। सरकार की तिजोरी भी खत्म कर रही है और सरकार को खत्म कर रही है। वो खनिज संपदा के बारे में भी है और बौद्धिक संपदा के बारे में भी है। और बौद्धिक संपदा वो पेटेंट वाली मैं नहीं कह रही हूँ, ये शिक्षा का जो आधार है और शिक्षा से जो उभरती है, जो विकसित होती है, समृद्ध होती है, उस संपदा की बात कर रही हूँ। उसके बारे में भी सरकार अपना दायरा दूसरों के कंधे पर डाल रही है। इतना ही नहीं तो उसका पूरा मूल्यों की चौखट बदल रही है। इसीलिए पीपीपीज में शिक्षकों की नौकरी जाएगी ये मुद्दा नहीं है, तो कौन शिक्षा का दायरा, शिक्षा के मूल्य तय करने वाले हैं, ये बिल्कुल साफ चित्र है। और वो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के बिल तक प्राइमरी शिक्षा से लेकर जो दिख रहा है उसको हमने कड़ा विरोध करना चाहिए। और इसलिए क्योंकि वो व्यापारी, एक बाजारी तत्वों के हाथ में शिक्षा देना एक खतरनाक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव की पहल है। रिफॉर्म्स नहीं, केवल एक रिवोल्यूशनरी चेंज इसके कारण शिक्षा की तरफ देखने का और शिक्षा से जो पाना है या नहीं पाना है उसके बारे में आ रहा है। क्या यहाँ जो उपस्थित संस्थाएं हैं उनका इसके बारे में एक राय है? मुझे थोड़ी सी शंका आती है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर कड़ी चर्चा होकर इस पर एक स्पष्ट भूमिका लेने में एक दूसरे से आदान प्रदान से मदद करना बहुत ज़रूरी है और वो इस कानून के आधार पर ही नहीं, अन्यथा भी। इसको देखते हुए अगर हम लोग देखते हैं कि ये सरकार जो कि अपना दायरा से छुड़वा रही है वो 3 से 6 के दरमियान के मार्गदर्शक सिद्धांत संविधान के जो थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो नॉन जस्टिसिएबल रखकर कि जिसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये रखते हुए ही पहली कमजोरी है जिसको दूर करना अब शिक्षा में भी और हर क्षेत्र में हमको ज़रूरी है। क्योंकि गैर बराबरी को दूर करना हो, शिक्षा में हो या अन्य क्षेत्रों में हो या मार्गदर्शक सिद्धांतों में, सही में सरकार की जो भूमिका है एक ड्यूटी बाउंड स्टेट के रूप में, न केवल कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में, वेलफेयर स्टेट के रूप में, वो उन मार्गदर्शक सिद्धांतों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है जिससे ये बिल्कुल ही छुड़वाना चाहते हैं खुद को। और शिक्षा के इस कानून के तहत उन्होंने फिर से वो बात की है। और इसीलिए जो व्यापक नजरिया शिक्षा का परिप्रेक्ष्य का है वो 3 से 6 क्या 0 से 6 तक अगर अलग अलग प्रकार से रिफ्लेक्ट होता था, वो माँ की गर्भ से शुरू होने वाली बात और फिर बच्चों के, आदिवासी क्षेत्रों के कुपोषण जैसे मुद्दे भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वो शिक्षा पाने में या शिक्षा जारी रखने में या शिक्षा के बाद भी अपना योगदान देने में न देने में मदद रूप होते हैं, प्रभाव डालते हैं। ये बात से सरकार ने अपना दायरा छुड़वाया है। मुझे लगता है उसको हम लोग इस प्रकार से रखना चाहिए कि शिक्षा की जो व्यापकता है उसको नज़रअंदाज करने की जो नई दृष्टि है, जो व्यापारी है, जो केवल एक सीमित है, उसका ही रिफ्लेक्शन इस प्रकार से किया है। इसलिए मैंने कहा कि कानून को लेकर केवल लड़ना ठीक नहीं, लेकिन कानून में
सरकार की बदली हुई सोच जो रिफ्लेक्ट होती है, जो प्रतिबिंबित होती है, उसकी पोल खोल करने के लिए कानून बहुत काम आते हैं। अन्यथा इनके क्या चल रही है अंदर वो समझ में नहीं आता है, और उस दृष्टि से भी इसका एनालिसिस होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दायरा उन्होंने छोड़ दिया है, जिसमें न केवल हमारे आदिवासी क्षेत्रों के सतपुड़ा और विंध्य के आश्रम शालाएँ आती हैं, पर मदरसाएँ भी आती हैं। तो इस देश की पूरी जो डाइवर्सिटी, जो विविधता है, जो सांस्कृतिक है, सामाजिक है, भाषाओं की है, माध्यमों की है, सामाजिक संस्थाओं की है, जो संस्थाएं मतलब NGOs नहीं, तो एक कम्युनिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस, कहीं आदिवासी क्षेत्रों में कारभारी हो या मुंडा और मानकी भी हो, इस प्रकार की संस्थाओं की भी बात, जिसको भी शिक्षा अपना एक कार्य क्षेत्र लगता है, उसको कैसे सरकार जोड़ ले ली, उससे उसको अपने से जोड़ने की बात नहीं, पर सरकार ने उनके साथ जोड़ना। कुछ वहां भी अंधश्रद्धाओं से लेकर राष्ट्रीय एकात्मता के विरोध की बात चल सकती है, इसलिए भी जरूरी है कि वो बुनियादी ढांचे के खिलाफ वहाँ कुछ न हो, पर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि समाज का योगदान, जैसे एक नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद समाज दौड़ के जाता है और फिर राहत का काम करता है, सरकार से आगे बढ़ता है, शिक्षा में तो हर रोज हर दिन इस प्रकार का कार्य करने वाले सामाजिक समूहों का और समुदायों का सम्मान होना चाहिए, और वो इन्होंने इस दायरे से एक प्रकार से छुड़ा हुआ है। दूसरी बात मुझे लगता है कि इसलिए सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन जो पूरा बदल रहा है, उसकी दखल लेते हुए ये प्राइवेटाइजेशन के बात पर हम लोगों को थोड़ा और गहराई से सोचना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे देखें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन अपने नवनिर्माण अभियान के तहत जो जीवनशालाएँ पिछले 22 सालों से चलाता आया है, वो एक प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स मानी जाएगी। महात्मा फुले ने हो, शाहू महाराज ने हो, या पेरियार ने हो, या और दुर्गाबाई देशमुख ने हो, या जुगतराम दवे जी ने हो, जो भी शालाएं और शिक्षाओं में न केवल प्रयोग लेकिन एक सृजनशीलता का कार्य किया, उसको भी निजी माना जाता था और माना जाएगा। लेकिन आज का प्राइवेटाइजेशन और ये प्राइवेटाइजेशन, इसमें जो फर्क है उसको हमने अधोरेखित करना चाहिए, और नॉन एडेड स्कूल्स एक कैटेगरी में डालना इसीलिए खतरनाक है क्योंकि हमारे स्कूल्स भी नॉन एडेड स्कूल्स है। क्यों? क्योंकि मैं अभी कह रही 18 साल से हम मांग रहे, वो मान्यता ही नहीं दे रहे, अनुदान तो बात ही अलग। और फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप कॉर्पोरेट्स के पास जाओ या और विदेशी पैसे के पास जाओ, इसके अलावा के जो बचे ही नहीं है जगह, स्रोत, इसलिए हम लोग भुगतना पड़ता है। और इसीलिए ये सब चीजें समाज से संसाधन निकलने से लेकर सरकार को मजबूर करना कि उसका एक हिस्सा इसके लिए दे, लेकिन वो भी हमारे अपनी सृजनशीलता को खत्म न करते हुए, ये इस कैटेगरी के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो नॉन एडेड ही कहे जाएंगे पर समाज आधारित कहे जाना चाहिए, उसके लिए कुछ अलग कैटेगरी, एक कॉइन होनी चाहिए टर्म, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो हम सब लोग नॉन एडेड स्कूल्स में आते हैं और फिर शिक्षा माफिया, हमारे मिनिस्टर्स इतने बड़े बड़े संस्थान खड़े कर, उनकी भी स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स, और हमारी जीवनशालाएं नर्मदा घाटी की वो भी प्राइवेट स्कूल्स, तो इसमें एक फ़र्क फिर नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। दूसरी बात कि एक शिक्षा का जो एक मुख्य उद्देश्य है, एक सशक्त, यानी एक राष्ट्र के नागरिकत्व UID कार्ड लेकर सशक्त बनाने की बात नहीं, लेकिन एक समृद्ध समाज का निर्माण, और उसमें एकजुटता या एकता, और एकता केवल वो एक सर्वधर्म समभाव की बात लेकर एक सार्वभोजन करना की बात नहीं, पर एक समता की बात, जिससे ही सही एकजुटता आती है, उसकी बात बनाना और निर्माण करना, ये अगर शिक्षा का प्रथम और अहम उद्देश्य है तो उस दिशा में शिक्षा कहाँ बढ़ रही है। इसीलिए कॉमन स्कूल सिस्टम एंड कॉमन एक समान शिक्षा, ये हमारा अधोरेखित वाला मुद्दा होना ही चाहिए। एक कलेक्टर अगर तमिलनाडु में अपने बच्चे को वहाँ दाखिल करता है म्यूनिसिपल स्कूल में जाकर, तो उसकी इतनी वाहवाह होती है, इसका मतलब ही ये है कि ऐसे कितने अपवाद है, शायद एक ही वो अपवाद होगा। तो ये बात भी बहुत महत्व की है, और वो केवल कलेक्टर्स या ब्यूरोक्रेट्स तक, राजनेताओं तक सीमित नहीं है। हमने अपने भी
अंदर झांकना ज़रूरी है। हमारे घर के बाल बच्चे भी किस दिशा में जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं उनके माता पिता उनसे, ये भी सोचना ज़रूरी है। और इसीलिए समान शिक्षा की बात रखने वालों के अपने ही कार्यभाग से वो चीज़ उभरनी चाहिए और उसका संदेश जाना चाहिए। और वो कैसे जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमने एक वैकल्पिक दिशा की एक बुनने की बात अपने कार्यों से शुरू कर सकते हैं। इसीलिए कॉमन स्कूल सिस्टम सरकार दे दे तब दे दे, लेकिन कम्युनिटी स्कूल सिस्टम तो अपन शुरू कर ही सकते हैं। और वो प्रौढ़ शिक्षा के लिए कुछ लोग करते हैं कुछ, पर उससे भी आगे बढ़कर एक पूरी शिक्षा के लिए जिसका संबंध अलग करिकुलम से होगा, अलग प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग, अलग प्रकार के मटेरियल, माध्यम की अलग सोच, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्थानीय समुदाय से जुड़कर नया आर्किटेक्चर अभी पोस्ट मॉडर्न आ गया है, लेकिन स्कूल फिर भी पक्के और कैसे होने चाहिए इसकी सोच अलग ही होती है, पेरेंट्स के भी पालकों की भी। तो ये एक सब चीज़ें उसमें एक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उस पूरी एक संपूर्ण सोच के आधार पर। इस प्रकार से अगर सामुदायिक शालाएं चलती है या समाज शालाएं, जीवन शालाएं, जो भी आप उसको नाम दे दे, उसकी अगर शुरुआत होती है तो मुझे लगता है शिक्षा और शिक्षा में क्या फ़र्क होता है। और शिक्षा में सभी बच्चों का एकत्रित आने से धनिकों के बच्चों को उल्टा ज़्यादा सीखने मिलता है। उनका जो खोना होता है ज़िंदगी में दूसरों के साथ आदान प्रदान न करने के कारण, जब तक कि उनके कांच के महलों पर हमला न हो, वो बड़े होने के बाद, तब तक इससे उनका छुटकारा करना ये उसका उद्देश्य है। ये कहते हुए ये स्कूल्स और उससे एक समाज में इस प्रकार की प्रेरणा निर्माण करने का काम न केवल बच्चों के साथ लेकिन उनके माता पिताओं के साथ भी शुरू होगा। और समाज के जो एक प्रकार की कमेटियां बनती हैं, पर हम देखते हैं कि शिक्षक नहीं आया तो सरपंच का अंगूठा लेकर उसको तनख्वाह दी जाती है। ऐसी कमेटियां आज तक सरकार की पद्धति से होती आई है। हमको अगर अलग प्रकार से समाज के सहभाग के ऐसे ही माध्यम होने पड़ेंगे। प्रातिनिधिक जनतंत्र एक गांव से या शहरी बस्ती से लेकर संसद विधानसभा तक हम मानते हैं, लेकिन सही प्रतिनिधियों का चुनना जो आज की चुनावी राजनीति में नहीं होने के कारण इतने सारे बुनियादी सवाल उभे हैं, वही बात इसमें भी अपन देखें। और इसलिए पूरे कम्युनिटी का इन्वॉल्व, इसलिए ग्राम सभा, बस्ती सभा शहर में, ये जो 73rd 74th अमेंडमेंट में भी इकाइयां हैं, उसके ही तहत शिक्षा के करिकुलम में योगदान देने से लेकर शिक्षा शुरू करने तक, शिक्षा के नए प्रयोग करने तक, ये सब हो सकता है। ये हमको दिखाना चाहिए। अब इससे हम सरकार की छुटका नहीं कर रहे हैं, सरकार को हम जिम्मेदार पकड़ेंगे। सरकार का जो पूरा बजट है उसका जो हिस्सा पंचायत स्तर पर आना चाहिए, उसके लिए जो बाकी जल जंगल जमीन पर लड़ने वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके तहत शिक्षा के लिए भी हम लोगों ने एक खींच कर लाना चाहिए हिस्सा, जो कि लोगों के ही खून पसीने से निर्माण होने वाले उत्पादनों के मूल्य से आता है और कहीं से नहीं। इसलिए फाइनेंस की बात केवल न करते हुए मुझे लगता है हमको ये तमाम मुद्दों के संसाधनों की बात करनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधन भी, स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए कम्युनिटी का योगदान महत्वपूर्ण है। ये केवल एनजीओ के तहत नहीं होते हुए ये एक पूरा इस पूरी नीति का हिस्सा ही होना चाहिए। और वो कैसे हम बढ़ाएं, इसमें प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन से लेकर अलग अलग संस्थाओं तक अपना अपना दायरा तय करें। मुझे लगता है नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ की सोच, ये भी एक बहुत महत्व की सोच शिक्षा के ही अंतर्गत होती है, पर नॉन करिकुलर कहने से इमीडिएटली एक्सक्लूड करने की प्रोसेस शुरू होती है या उसको जिम्मे। अब शिक्षक को शाला छोड़कर सेंसस के काम के लिए लगाना या चुनाव के इलेक्शन कमीशन के काम के लिए लगाना, ये तो हम नकारते हैं, लेकिन साथ साथ शिक्षा केवल एक 4 दीवारों में सीमित हिस्सा नहीं है। और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संबंध, आदान प्रदान भी एक व्यापक दायरे में होने चाहिए। ये वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी कि करिकुलम का ही हिस्सा और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए,
इसमें भी हमारा आग्रह होना चाहिए। हमारा आग्रह मतलब एक मैक्रो लेवल, एक फ्रेमवर्क रखने में हमारी भूमिका होगी। बाकी जो विकेंद्रीकरण की बात शिक्षा में भी हम मांग रहे हैं, जैसे हम विकास नियोजन में भी मांग रहे हैं, उसके तहत हर कम्युनिटी तय करे। 9 अगस्त को शहीद दिवस मनाना है तो हमारे जीवनशालाओं में जो आदिवासी पहाड़ी पट्टी में चलती है, वहाँ अगर हम लोग बिरसा मुंडा और तंटिया भील को याद नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? हम लोग कौन सा इतिहास और कौन सा भूगोल। अच्छा है कि एनसीईआरटी ने, अभी कृष्ण कुमार जी आते तो उनके सामने उनको एक बार सलाम करना था कि उनके होते हुए जो बहुत बड़ा बदलाव आया है, काफ़ी बदलाव आया है मैं कहूँगी, उसके कारण एनसीईआरटी का करिकुलम भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और उसको पूरा छोड़ना भी नहीं। लेकिन ये करिकुलम जो कि एक कॉमनैलिटी लाता है, एक समानता लाता है, उसकी ज़रूरत भी है और उसमें विविधता इस प्रकार से हर क्षेत्र के, हर तबके के, भौगोलिक क्षेत्र हो, सामाजिक तबका हो, जैसे कि असंगठित असुरक्षित मजदूरों के गरीब बस्ती में रहने वाले, एक मिनट, रहने वाले बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? बुलडोजर्स खड़े हैं, एविक्शन हो रहा है और हम लोग उन बच्चों को लेकर फिर भी जिद से पढ़ाने वाली माताओं को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। वो बच्चे क्या करेंगे? क्या करना चाहिए उनको? शिक्षकों ने बच्चों के साथ शामिल होना चाहिए कि नहीं? पॉस्को को लेकर ये मुद्दा उठा, नर्मदा को लेकर ये मुद्दा नहीं उठा, जबकि बच्चे हर बार आते। क्योंकि आजकल ये जो अंतर विरोध है और जो युद्ध जैसा चल रहा है, उसको लेकर हर मुद्दा एक रणनीति का इनके मुद्दा होता है। और रविशंकर जी की इतनी हिम्मत होती है कहने की कि म्यूनिसिपल स्कूल से नक्सलवादी पैदा होते हैं। इस वक्तव्य का तो हमको लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के पूरे होने के पहले अगर सब लोग सहमत है, भले उसमें रविशंकर जी के शिष्य भी हो, जो गलत है वो गलत है कहते हुए आपने एक रेजोल्यूशन पास करने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि आज सरकार जब ख़त्म ही कर रही है गरीबों का दायरा और गरीबों के लिए एक बाजू सर्व शिक्षा अभियान जैसा नाम लेते हुए, तो हमको ये भी कहने की ज़रूरत है कि वहाँ ये जो शिक्षा आज तक दी है, जैसे ग्रामीण बैंकों को वो नकारते थे, अभी कुछ आया, कहीं ना कहीं न केवल टीचर्स एसोसिएशन पर हम सब लोग जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्रंट खुद को मानते हैं, उन्होंने भी इसका आग्रह पढ़ना चाहिए कि ये सब चीज़ें होने के बिना सही शिक्षा नहीं आ सकती है। मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग के बात आखिरी में मैं लेती हूँ कि मॉनिटरिंग के लिए जो सरकार ढांचा बना रही है, उसमें हम शायद ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत लगता है कि नए नए मैकेनिज़म्स और मैकेनिज़म्स, इसका भी एक प्रकार की एक जटिलता जो आज माफ़ करना गवर्नेंस के नाम पर और बेटर गवर्नेंस के नाम पर आई है, उसको भी ज़रा गंभीरता से देखना चाहिए। क्योंकि जो सामाजिक रूप से विवाद छुड़वाने की प्रक्रियाएं हैं वो उसमें ख़त्म होती जा रही है। तो मुझे इसलिए लगता है कि अगर हम लोग सही में कॉमन स्कूल सिस्टम के साथ कम्युनिटी स्कूल सिस्टम की बात करते हैं, तो इस आरटीई का तो एक्ट का तो आज जैसे है वैसा तो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसका हमको पूरा विरोध ही करना चाहिए। पर फिर भी अगर वो एक्ट ये थोपते ही है तो उसको लेकर आगे बढ़ते हुए हमने एक वैकल्पिक अपनी भूमिका निभाते हुए मॉनिटरिंग के स्तर तक भी ऐसी ही एक पूरी प्रक्रिया खड़ी करनी चाहिए कि आंदोलनकारी प्रक्रिया। हमारे ज़िले में प्राइमरी स्कूल्स में क्या चल रहा है, जो जयती जी ने कहा कि डेटा उपलब्ध नहीं है। हम लोगों ने देखा कि क्योंकि हम लोग सरकारी बंद स्कूलों को ताले लगाते हैं या वो चल नहीं रही है ये दिखा देते हैं, उसका हिसाब किताब निकालते हैं, इसलिए हमारे स्कूलों को मान्यता नहीं मिलती है। फिर भी हम परीक्षा में बच्चों को बिठाते हैं केवल आंदोलन के दबाव प्रभाव में। तो इस प्रकार की बात भी होनी चाहिए। अपना जिला, अपना शहर, उसमें शिक्षा का पूरा अध्ययन मतलब एकदम क्लासिकल रिसर्च नहीं, अप्लाइड रिसर्च है, रिसर्च में नहीं, हमारे ही 8वीं पास होकर ड्रॉप आउट हुए बच्चों को लेकर एक सर्वेक्षण कर दिया जाए और पूरा एनालिसिस उनको लेकर किया जाए। हमारे नर्मदा युवा दल की अभी घटना हुई है तो उनपे भी इस प्रकार का जोश है, अभी शिविर में वो तय करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें संभव है और हमने इसलिए हमारा दायरा इस कानून की, इस दिशा, इस उद्देश्य उनके अपनी रणनीति के सामने तय करना
और उसको अमल में लाना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये 45,000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स खड़े करते हैं और फिर उसमें से कितनी चलती है भगवान अल्लाह भी नहीं जानता, तो हम क्या जाने। ऐसी एक बात होती है हमारे गांव में, तो हम देखते हैं कि वो चलती नहीं है। चलती है तो वस्ती शाला नाम तो लिया, कम्युनिटी स्कूल का ट्रांसलेशन करते हुए महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, पर सही तो वो न बस्ती से जुड़ाव रखता है, न वो व्यापक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा देता है। इसलिए गांधी, अंबेडकर, मार्क्स, फुले, पेरियार, इन सब की परंपरा जो कि हर उनके वक्तव्य में शिक्षा को, लेकिन इस व्यापक अर्थ से शिक्षा को जो स्थान देती आई है, उसको हम लोग कैसे सशक्त करेंगे, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। और उसको लेकर एक आखिरी यही बात कहूँ कि ये माध्यम के रूप में हम शिक्षा को देखते हैं, एक साध्य के रूप में नहीं, साधन के रूप में देखते हैं, पर एक कमोडिटी के रूप में नहीं। ये सब जो ईच बीच की बात है, उसमें और एक नई जटिलता पैदा हुई है, ये सो कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग। आज हर बच्चा, बिल्कुल मैं देखती हूँ कि एकदम आइडियल एजुकेशनिस्ट की भूमिका रखने वालों के बच्चे भी लैपटॉप लेकर बैठते हैं और फिर वो उसी से बहुत ज़्यादा पाते हैं, न शिक्षक से, न पेरेंट्स से, न कम्युनिटी से, न कुछ, न सरकार से। इसको भी हमको सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग कहाँ तक किस माध्यम को आगे बढ़ाने देना, नहीं देना, और उस पर भी एक सामाजिक अंकुश कैसे रखना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि म्युनिसिपल स्कूल्स का ख़त्म होना जितनी चिंता का मुद्दा है, उसमें साधन नहीं पहुंचना जितनी चिंता का मुद्दा है, इतने ही ये लैपटॉप्स की चुनाव को लेकर ही नहीं, शिक्षा के उद्देश्य को बताते हुए भी एक बंटवारा करना, इस पर भी सोचना ज़रूरी है। आप मेरे साथ कम अधिक सहमत होंगे और आगे बहस बढ़ाएंगे और फिर हम सब लोग मिलकर कार्य को आगे बढ़ाएंगे, एक एक्ट नहीं एक्शन महत्व की होते हुए, इस विश्वास के साथ आपकी रज़ा लेते हैं। Thank you very much, बहुत धन्यवाद. Sorry, but I think that was a perfect, I'm sorry I had to cut you, the perfect note on which to end, to give us much to think about. As Medhaji said, it's not just an act, but action that's needed. And education, to think really, I think one of the big things was to think about what is the purpose of education and what is it that not just getting the children into schools, but what is it we're teaching them, and all the issues related to community involvement through that, both in terms of learning from what we know and all the traditional knowledge that is so critical, but also giving children opportunities for other things. And not just a child in itself, but why we fight for education so much is because it is important, we know, for economic development, but also to create a more just and equal society. And the way that education is going now, the danger is that it will create a more unequal society unless we do something about it. So I hope we have a good day of discussions ahead. I'm sorry we're running really late, I think about half an hour late, but I want to thank very much, especially Jayati Ghosh, Mr. Ishwaran and Medha Patkarji for being with us here today for this opening session, and thanks to all of you. थैंक्स सिरिन। चाय हम सिर्फ 45 मिनट लेट है हमारा सत्र, 45 मिनट्स वी आर डिलेड, बट चाय के लिए आप सब आमंत्रित हैं राइट हैंड साइड पे, और चाय के बाद हम लोग उसके बाद एक पैरेलल सेशन इसी हॉल में है, दूसरा डिप्टी स्पीकर हॉल में है और तीसरा ऊपर। मैं बता देता हूँ आपको। सिस्टमिक रेडीनेस एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये डिप्टी स्पीकर हॉल में अब से 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट्स। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इन द स्पीकर हॉल, इन द सेम हॉल। Issues of teachers in the Right to Education Act will be Deputy Chairman Hall, which is on the first floor. Thanks. 12:15 we should go back. The scheduled time is 12:15 to start the parallel session.